तो हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन के अंदर आज सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेक करते हैं। एंड माय फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डेथ आपके पास रोलर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेथ रोलर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेथ रोलर। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेथ रोलर? नाउ हमारे पास डेथ रोलर के अंदर क्या होता है? वी हैव अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से ये आपके पास है। और यहाँ पर भी मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। और इसके पास एक कैपेबिलिटी है, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपके पास ओमेगा से रोटेट कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल ड्रम की तरह रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन खड़ा हुआ, एक पर्सन हमारे पास यहाँ पर खड़ा हुआ ऐसे करके बिल्कुल कॉर्नर में, दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हुआ, दीवार के साथ खड़ा हुआ। और इस पर्सन का मास मेरे पास किसके बराबर है? m kg। रिमेंबर, हमारे पास जो अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क के बारे में पता है किसी बच्चे को? किसको बोलते हैं अम्यूजमेंट पार्क? पता है बच्चे आपको? जैसे चंडीगढ़ के अंदर बच्चे फन सिटी है, नाम सुना आपने बच्चे फन सिटी का? यस सर। सिटी को अम्यूजमेंट पार्क क्यों बोलते हैं? वहां पर अलग अलग तरह की राइड्स होती हैं। और वहां पर जब आप राइड्स पे जाते हो तो आप अम्यूज, मतलब कि आपको खुशी होती है उन राइड्स के ऊपर चल के, आपको एडवेंचर होता है, एड्रेनलिन रश होता है, बड़ा मजा आता है। अब ये डेथ रोलर एक बहुत बढ़िया राइड है। ये राइड काम कैसे करती है? हमारे पास यहाँ पर नीचे बच्चा आपके पास ये फ्लोर होता है फोकस करने, और ये पर्सन इस दीवार पे जाकर चिपक जाता है, मतलब कि दीवार के साथ आपके पास ये खड़ा कर दिया जाता है। जैसे जैसे ये डेथ रोलर गोल घूमना शुरू होता है, इस पर्सन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लग जाती है। इसको लगता है कि कोई फोर्स है जो इसको दीवार के साथ चिपकाने की कोशिश कर रही है। ये कैसे हो सकता है? हम भी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, और जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चक्कर लगाते हैं, हम कहाँ की तरफ को जाते हैं? बाहर की तरफ। कभी ऑब्जर्व किया आपने? कभी ऑब्जर्व किया आपने? यस सर। है ना, गाड़ी में आप बैठे हो ऐसे और सडनली मोड़ आता है तो ऐसे चले जाते हो, और जब तक मोड़ आपके पास रहता है आप बिल्कुल दीवार के साथ चिपके रहते हो, और जैसे ही मोड़ खत्म होता है आप बिल्कुल सीधे हो जाते हो। हम भी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहां पर बच्चे राइड्स होती हैं, ऐसे पकड़ी होती है, जैसे मोड़ आता है हम ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल दीवार साथ वाले को दबा देते हैं, एकदम से एकदम दबा देते हैं साथ वाले को। साथ वाला दीवार को दबा रहा है, बच्चे बहुत जोर से दबा देते हैं इसको। तो अगर ये गोल घूमती है बच्चे हमारे पास, तो अंदर वाला पर्सन वो भाई साहब दीवार पे जाकर चिपकता है। जैसे ये पर्सन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर। जैसे ये पर्सन दीवार पे जाकर चिपकेगा, दीवार इसको क्या देगी बच्चे बताओ जरा? नॉर्मल रिएक्शन। और इसके ऊपर कौन सी फोर्स बाहर लग रही है? सेंट्रीफ्यूगल, एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम बोलेंगे भाई काहे दीवार के साथ चिपक रहे हो? तो बंदा बोलेगा यार कोई फोर्स लग रही है। वो कौन लगा रहा है यार? पता नहीं कौन फोर्स लगा रहा है, पर मैं दीवार से जाके चिपक रहा हूँ। क्योंकि इसको फोर्स के सोर्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो ये इस फोर्स को कौन सी फोर्स बोलेगा? स्यूडो फोर्स। और इस स्यूडो फोर्स का नाम क्या रखा जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा ना कौन धक्का दे रहा है, लेकिन इफेक्ट फोर्स वाला है कि कोई धक्का दे रहा है और ये दीवार के साथ जाकर चिपक जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे बाहर लगी, और दीवार से चिपकने से इसके पास कौन सी फोर्स डेवलप होगी? अरे बताओ भाई, शाबाश, नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब नॉर्मल रिएक्शन हो गई, और फिर होता क्या है ध्यान से समझना। जैसे ये दीवार के साथ चिपका और ये बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नॉर्मल रिएक्शन आया, ये नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हुआ, ये कांटेक्ट की वजह से आया, तो नीचे वाला फ्लोर रिमूव कर दिया जाता है। जो इसके पैरों के नीचे की जमीन है वो खींच ली जाती है। आप बोलोगे अच्छा सर ये पैरों की जमीन खींच ली जाती है तो ये आदमी नीचे नहीं गिरेगा? बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा।
और कैसे नीचे नहीं गिरेगा फिर हम बताते हैं। तभी तो इसका नाम क्या रखा जाता है, इस राइड का क्या रखा जाता है बच्चे, बोलो शाबाश, डेथ। डेथ रोलर। अब इस फ्लोर को जब रिमूव कर दिया जाता है तो इस पर्सन का वेट कहाँ की तरफ को लग रहा है बच्चे, बताओ शाबाश, नीचे की तरफ। और इस पर्सन के नीचे गिरने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, इस पर्सन के नीचे गिरने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, तो इसकी बॉडी पे फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लगने लग जाती है बच्चे, शाबाश बताओ, कहाँ की तरफ को लगने लग जाती है, सर ऊपर। ऊपर। अगर ये फ्रिक्शन इसके वेट को संभाल दे तो ये आदमी नीचे नहीं गिरेगा। यानी कि अगर ये फ्लोर हट चुका है, पाँव मतलब हवा में है इसके पाँव, लेकिन फिर भी ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि म्यू एन इज इक्वल टू किसके बराबर है, एम जी, और एन आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, ये एम से एम कैंसल, तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन म्यू इनटू आर, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, जी अपॉन म्यू इनटू। यहाँ पर ये जो आपके पास सारी चीजें डिपेंड कर रही है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, बताओ किस किस पे। नंबर वन आपकी ओमेगा पे, क्योंकि अगर ओमेगा को जीरो कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी, और तब अगर आप फ्लोर हटा दोगे तो ये आदमी नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तब फ्रिक्शन ही नहीं डेवलप हो पाएगी, नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं आ पाएगी। और दूसरा बच्चे ये डिपेंड कर रहा है म्यू के ऊपर, म्यू के ऊपर, यानी कि म्यू बच्चा हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर रफ सरफेस नहीं होगी तो इस आदमी ने भी नीचे फिसल जाना। इस वजह से जैसे ही एकदम ऐसा नहीं करते कि आदमी को गोल घुमाया और नीचे से फ्लोर खींच लिया, नहीं, जैसे जैसे बच्चे स्पीड गेन करता रहता है आदमी पीछे जाता रहता है, चिपकता रहता है, चिपकता रहता है, चिपकता रहता है, सूडो फोर्स लगती रहती है। एक सर्टेन ओमेगा के ऊपर आकर या इससे बड़ी वैल्यू के ऊपर आकर क्या होता है बच्चे, इसके नीचे के फ्लोर को खींच लिया जाता है और आदमी देखता है यार मैं नीचे गिर सकता हूं पर मैं गिर नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ी हाई स्पीड से चल रहा हूं ऐसे गोल घूम के, और मैं बिल्कुल नीचे नहीं गिरता। और फिर जैसे जैसे स्पीड कम होने लगती है वैसे वैसे नीचे फ्लोर दोबारा आपके पाँव के नीचे आ जाता है। जैसे ही ये गाड़ी रुकती है, ये राइड रुकती है, आपके पाँव के नीचे पूरा फ्लोर आ जाता है। तो इसको डेथ रोलर क्यों बोला जाता है आपको पता लग जाएगा। एक आदमी जमीन से करीबन बच्चे आपके पास कुछ ऊंचाई के ऊपर, ऐसी ऊंचाई पे जहां पर थोड़ा बहुत डर लगता है, उस ऊंचाई के ऊपर जाकर आपको गोल घुमाया जाता है ड्रम को, और आपके पाँव के नीचे से फ्लोर को हटा लिया जाता है। आपको लगता है कि आप कभी भी गिर सकते हो, लेकिन आप गिरते नहीं हो, क्योंकि बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट से फ्रिक्शन आई, फ्रिक्शन ने किसको कंट्रोल कर लिया, आपके वेट जी। अब अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कह सकते हो, मैं तभी आगे चलूंगा जब आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक नहीं है, तो मैं आगे तभी चलूंगा। जी बताओ, आया समझ में डेथ रोलर, क्लियर है? पक्का? हाँ जगजोत बोलो बच्चे, शौर्य बोल। सर ये जो आपने लिखा है फॉर्मूला, सर ये मतलब यूज करने वाला फॉर्मूला है? देखो मैं एक बात कहता हूँ बच्चे, जिसके अंदर से शायद से कल मैं एक स्कूल के अंदर क्लास लेने के लिए जाता हूँ वीकेंड बैचेस के अंदर, वहां पर बच्चे ने यही गलती की। मैंने उसको एक सिचुएशन के अंदर Q1 Q2 करके चार्जेस करके एक फॉर्मूला लिखवाया। जब मैंने क्वेश्चन दिया तो मैंने चार्जेस को हटाकर बच्चे कुछ अपनी मर्जी से चार्जेस लगा दिए। वो बच्चा वही फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के बजाय वो बच्चा फॉर्मूला लगाने लग गया। यहाँ पर बात बच्चे कॉन्सेप्ट की है। शौर्य एक बात समझना, मेरी जिंदगी के अंदर मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मेरे काके राजे यहाँ पर अगर तुम्हें फॉर्मूला को समझना है तो फॉर्मूला बच्चे आप पहले समझो, पहले फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फॉर्मूला याद करने में कितने फॉर्मूले याद कर लोगे यार, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, के बच्चों के पास बायो भी है, कितना याद कर लोगे। इस वजह से हाँ मैं ये कहूंगा तेरे क्वेश्चन का आंसर सटीक है, इस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है, पहले तो ये बात बताओ। यस सर। वो तो सर क्लियर है ना, बस फॉर्मूला बच्चे देख, मैं तुमको हो सकता है कई बार बच्चे को ऐसा लगता हो सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही चीज है बच्चे।
हमको यहाँ पर ये समझना चाहिए फॉर्मूले से बच्चे कितना आपको, अब टीचर इसमें कुछ भी ऐसा कर देगा जिसमें ये फॉर्मूले के अलावा कोई और नई चीज आ जाएगी, फिर हम वहां पर फॉर्मूला ढूंढते रह जाएंगे। +1 +2 के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, कोई डिनाइबल चीज नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि उसमें टीचर कोई भी मॉडिफिकेशन लगा सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि वी रेडी फॉर द मॉडिफिकेशन। इस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला है, लेकिन इसमें टीचर अगर कोई चेंजेस लेके आएगा तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट थिंग। मैं आपको एक बच्चों को वार्निंग देता, भाई देखो इतना आसान नहीं है, हमारे पास इतना आसान नहीं है चीजों को समझना या सीखना, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। कल का पेपर वाज ऑन द बिट टफर साइड। हालांकि अगर कोई मुझसे बोले कि ये टफ क्यों था, तो वो इस वजह से टफ था क्योंकि पुराने पेपर से बिल्कुल लीक हटकर फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री बहुत इजी आई, बहुत इजी है, लेकिन फिजिक्स का इतना टफ भी नहीं था आपके पास, बहुत आसान पेपर था जो कोई भी बच्चा जिसने ढंग से पढ़ाई की हो वो कर सकता था, वो बिल्कुल आराम से बच्चे यहाँ पर कर सकता था, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकता था। मैं पेपर आप सबको आई थिंक सो मैंने शेयर कर दिया, पेपर आपके साथ आए ना? यस सर। अब उस पेपर के अंदर से कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे बॉल ड्रॉप हो रही है, वो सेम हाइट पर जा रही है, इम्पल्स निकालना, बताता हूँ। अब इसको सेम हाइट पे जाने का मतलब है कि जितनी वेलोसिटी से वो टकराई उतनी ही स्पीड से वो वापस आई, तो mv नीचे जाने का और mv वापस आने का। अब टीचर इम्पल्स पूछ रहा है, अगर सेम हाइट पर बॉडी जाती है तो याद रखना, अगर आप सेम हाइट को कवर करते हो तो जिस स्पीड से आप टकराए उसी स्पीड से आप वापस आए। अगर उससे कम स्पीड पे वापस आओगे तो हाइट भी कम कवर करोगे, स्पीड कम होगी ना, लॉस हो गया। तो इसका मतलब है ये mv से टकराया और mv से वापस आया, लेकिन मोमेंटम में ये -mv से टकराया और +mv से वापस आया। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा? 2mv। और आपके क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम यानी इम्पल्स। बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन करना बड़ा आसान होता है, ये नीट का मैं आपको बता। इस वजह से हमने फोकस, अब बच्चे आपको पेपर मिलने स्टार्ट हो जाए, इन पेपर्स का प्रिंट आउट लेके आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिए, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, शाबाश। आज आपको फ्रिक्शन की भी एक असाइनमेंट मिल जाएगी बच्चे, तो अगर किसी किस्म का कोई डाउट है जी शौर्य, आप पूछ सकते हो ताकि हम आगे कंफर्टेबली चल सके। बोलो। सर इसमें सेंट्रीपिटल का केस अगर लगाना पड़े तो लगेगा सर इसमें? हाँ बिल्कुल लगेगा। अगर कोई पर्सन यहाँ पर द केस ऑफ द सेंट्री, ये हुई बात, ये आया मजा। सर ने पहली भी बात थी भाई, शौर्य को लगे ले गए, सर ने मेरी पहली बात पे तारीफ नहीं की। सेंट्रीपिटल फोर्स रीजन है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, जब बच्चा चैलेंज करता है, इफ यू चैलेंज द थिंग देन द थिंग्स विल बी एक्सप्लेन टू यू। आपको चैलेंज करना है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपका हक है बच्चे, ये आपका हक है, बिल्कुल हक है, आपको बिल्कुल हक है ये पूछने का, सर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक बात बता, बाहर वाला पर्सन इस पर्सन को गोल घूमते हुए देखेगा, उसको तो सेंट्रीफ्यूगल समझ में नहीं आएगी, उसको सिर्फ इतना समझ में आएगा कि यह आदमी जाकर दीवार से टकराया, तो दीवार की वजह से इसको कौन सी फोर्स मिली बच्चे, बताओ शाबाश? अब ये नॉर्मल रिएक्शन को क्या मानेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड है, जो सेंटर की तरफ जा रही है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएगा बताओ? n-0, क्योंकि उसको तो सेंट्रीफ्यूगल नजर नहीं आनी ग्राउंड वाले को। इज इक्वल टू किसके बराबर है? शाबाश बता दो, mr इंटू ओमेगा c। आया ना आगे बात समझ में? तो हमारे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। लेकिन फर्क है बच्चे, और क्या फर्क है? यहाँ पर इस पर्सन ने न्यूटन का कौन सा नियम लगाया बच्चे, बताओ शाबाश? फर्स्ट लॉ। और यहाँ पर बाहर वाले पर्सन ने, क्योंकि बाहर वाला पर्सन कर्व्ड मोशन देखेगा, अंदर वाला पोर्शन कर्व्ड मोशन देखेगा ही नहीं बच्चे। वो तो बोलेगा यार मैं तो आराम से खड़ा हूँ, ऐसे दबा रहा है, और जितना मेरे को कोई फोर्स दबा रही है उतनी मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है, मैं बिल्कुल आराम से खड़ा हूँ। तो वो बोलेगा मेरे पे नेट फोर्स 0 है, जो फोर्स मुझे पीछे प्रेस कर रही है, तो दीवार मुझे बाहर नहीं फेंक रही है, क्योंकि
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रही है? नॉर्मल रिएक्शन। अंदर वाला पर्सन बोलेगा, बाहर वाला पर्सन बोलेगा तू भाई गोल क्यों घूमा? तो बोलेगा यार ये दीवार ने नॉर्मल रिएक्शन दिया जो कि सेंटर की तरफ लग रहा था, ये अनबैलेंस था, तो ये पर्सन गोल घूम गया। कहानी के मतलब अलग अलग है, लेकिन कहानी वही चल रही है कि ये पर्सन यस गोल। सर, यस सर, क्योंकि सर इसमें सर अगर आप ध्यान से देखो सर, हमने वही वाला केस लगा जो हमने वो पुल्ली वाले में किया था। एग्जैक्टली बच्चा, हमारे पास हर चीज जाकर, अब मैं आपको बताता हूँ वही कल के स्कूल के एक बच्चे का आया और वो बच्चा जो है लिटरली मतलब कि शेकन, वो कहता कि सर मतलब कि यू आर रिलेटिंग एनीथिंग टू +1, मतलब कि आप +2 में हमको पढ़ा रहे हो लेकिन आप बड़े आराम से इसको +1 के किसी टॉपिक से रिलेट कर देते हो। कहता लेकिन उसको किसी टीचर ने ये समझा दिया था कि +1 और +2 में कोई लिंक नहीं होता। मैं बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम चीजें जो अभी आप में से कई बच्चों में ये ताकत आ चुकी है और बाकी भी कोशिश कर सकते हैं। आप सब बच्चे अगर कोशिश करो तो आपका +2 का पहला चैप्टर तुम कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फोर्स ही है वो 2 चार्जेस की फोर्स है, फोर्स एक्सेलरेट करवाएगी, फोर्स मोशन करवाएगी, फोर्स सर्कुलर मोशन में लेके जाएगी, सारी चीजें वही हैं यार। क्या फर्क है? फोर्स की वजह से आप पेंडुलम बना लो, वो एंगल थीटा पे चली जाएगी, सारी कहानी वहीं पर। अगर इस पे आपका कंट्रोल हो गया तो अब आगे जब आप चलोगे तो एक हिम्मत बन जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कल कुछ बच्चे जो +1 में, स्कूल के पेपर में कई बच्चों को पूरी बुक आ रही है, तो उन बच्चों की मैं क्लास ले रहा था, तो मैं एक चैप्टर करवा रहा था, उस चैप्टर से मैं 2 चैप्टर आगे वाला एक चैप्टर करवा रहा था। ये टॉपिक पढ़ लिया, इस टॉपिक की एप्लीकेशन आगे देखो, ये टॉपिक पढ़ लिया, इसकी एप्लीकेशन आप आगे देखो, बड़े आराम से हो। ठीक, मैं आगे चलूं बच्चे। सर्कुलर मोशन के लिए आज आपका काम क्या था? देखो संडे के लिए मैंने बोला था कि आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के आप जो है सारे के सारे काम करिए। आज आपके पास 2 काम है। नंबर 1 प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन ज्यादा बड़ा नहीं। सर्कुलर मोशन को रिवाइज करो, प्रोजेक्टाइल को रिवाइज करो, कल प्रोजेक्टाइल का टेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ कि प्रोजेक्टाइल का टेस्ट आप किस टाइम देना चाहोगे? इस टाइम देना चाहोगे या शाम को कोई टाइम? शाम को, लेकिन जो टाइम मिलेगा बच्चे वो 9 o'clock के आसपास ही हो पाएगा। इस वजह से मुझे अभी क्लियर कर दीजिए जी। शाम को हाँ इसी टाइम पे हम कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन हम यहाँ पर बच्चे वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप तो कभी होता नहीं है खैर, क्योंकि अभी सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स, ये जो मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल्स करवाए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड को हिलाने के लिए। कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं कोशिश करता, मैं इकट्ठे करते रहता हूँ, फिर वो 700-800 न्यूमेरिकल्स इकट्ठे करके ले भाई वो करने जरूर है बच्चे, वो नहीं कभी छोड़ने। वो 2 साल का मैंने मसाला दे दिया, पेपर उसी में से आना है बच्चे, पेपर उसी में से आना है। मैं आपको दिखा दूंगा कि कल भी जो नीट का पेपर आ रखा था उसी में से मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ठीक है, मेरे उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर से। चलो, तो आज बच्चे हम सर्कुलर मोशन तो फिर बच्चे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नई चीज को, और हमारे पास जो नई चीज है वो हमारे पास है वर्क, पावर एंड द एनर्जी। सो आज बच्चे मैं फिर आपको बोल देता हूँ, रिट्रैक्ट कर देता हूँ बच्चे, आज आपने सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल इन दोनों पे ध्यान देना, ठीक है। और अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर अब हमने फोकस करना है धीरे धीरे, क्योंकि आपको अब धीरे धीरे यहाँ पर पिछला सारा काम कवर करते हैं। रोज के आपको न्यूमेरिकल्स करने, हर चैप्टर के 10-10, 20-20 न्यूमेरिकल्स आपको अब करने शुरू करने। नहीं करोगे अपने आप को बिजी रखना, बिल्कुल बिजी रखना, इधर उधर बिल्कुल टाइम नहीं आपने लगाना, कोई टाइम नहीं है। चलो सर की असाइनमेंट उठा कर कर लेते हैं 600 क्वेश्चन। जी नितिका बोलो, शाबाश बच्चे। सर मुझे पूछना था कि सर सीडो फोर्स वो फोर्स होती है जो लगती है मगर दिखती नहीं है ना? तो नहीं सर सूडो फोर्स की बात कर रहे हैं आप शायद से। यस सर। सूडो फोर्स के लिए सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं तेरे को बीच में टोक रहा हूँ। लेकिन नितिका अगर मैं इसको करेक्ट करूं, ये फोर्स आपके पास लगती है, महसूस दिखती भी है कि कोई फोर्स आप पे लग रही है, लेकिन फोर्स लगाने वाली एजेंसी आपको नहीं दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज है, अब अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर मैं इसको आगे की तरफ को लेके जा रहा हूँ,
तो मेरा हाथ एजेंसी है जो इसको आगे लेके जा रहा है। मेरा हाथ जो है एजेंसी है जो कि इसको आगे लेके जा रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है तो मेरी उंगली की नॉर्मल रिएक्शन इसको गोल घुमा रही है, दिख रहा है कि उंगली या हाथ फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब सूडो फोर्स लगती है राजे, उस पर्टिकुलर केस में आपको महसूस है कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको धक्का दे रहा है, लेकिन धक्का कौन दे रहा है? हवा में से धक्का आ रहा है। कोई ऐसा महसूस हो रहा है कोई पर्सन आपको प्रेस कर रहा है, लेकिन आपको वो चीज नजर नहीं आती है, तो जाकर आप इसको क्या बोल देते हो? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स लगती भी है, दिखती भी है, लेकिन लगाने वाली एजेंसी वो हमको नजर नहीं आती। और नितिका, इसी वजह से नितिका ये बोला गया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इफेक्ट और जो आपके पास सूडो फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम के जो इफेक्ट है वो सेम है। और इसी बात के ऊपर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेस्ड है बच्चे। ठीक है, हम बिल्कुल शौर्य में आपके पास आता हूँ, पहले मैं नीतिका से बात कर लूं फिर मैं आपके पास आता हूँ। तो नीतिका, बात समझ में आई? यानी कि आप एक बस के अंदर बैठे हुए हो और बस शार्प टर्न लेती है, आप जाकर बस की जो वॉल्स होती हैं, बस की दीवारें होती है, वहां जाकर चिपक जाती है। आपको ऐसा लगता है किसी चीज ने आपको यहाँ पर दीवार के साथ लगाकर जोड़ दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि किस फोर्स ने आपको यहाँ पर लगा दिया। एजेंसी कौन है? किसने आपको प्रेस किया? किसने आपको धक्का दिया? आप बोलते धक्का दिया जिससे जाकर मैं जाकर दीवार के साथ जाकर चिपक गई। आपको धक्का लगा, महसूस भी हुआ, दिखाई भी दिया, लेकिन वो एजेंसी नहीं दिखाई दी जिसने आपको ये धक्का दिया। वो पर्सन नजर नहीं आया। वो आपके पास बच्चे आपको कॉज नजर नहीं आया कि किसने आपको प्रेस किया। आपको लगता है हवा के अंदर से कोई चीज है जिसकी वजह से आप प्रेस हो रहे, तो आप बोलते हो ये सूडो फोर्स है। ये इस वजह से है क्योंकि सिस्टम आपके पास क्या हुआ बच्चे? एक्सेलरेट। तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे? सूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है नितिका? यस सर। सर तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सीडो फोर्स इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें एक्सटर्नल एजेंसी हमें पता है। हमें पता है कि भाई तू गोल घूम रहा है, हमें दिख रहा है, हम बाहर बैठ गए और हमको पता है तू गोल घूम रहा है और ये फोर्स है जो अनबैलेंस्ड है और सेंटर की तरफ को लगे। हमें बाहर से सर्कुलर पाथ नजर आता है, और हम ये बोलते हैं कि जो सर्कुलर पाथ तेरे ऊपर आ रहा है वो सर्कुलर पाथ के अंदर ये फोर्स अनबैलेंस्ड है जो अंदर की तरफ को लग रही है, जिसको कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो हम बोलते हैं ये अनबैलेंस्ड फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अलग अलग है क्योंकि जब आप बाहर बैठते हो, आप एक बात समझो ना, मान लिया जाए कि आप अपने पेट के आसपास एक रस्सी को बांध देते हो, पेट के आसपास एक रस्सी को बांध देते हो और आप एक सर्कल में भागना शुरू कर देते हो, या आपको कोई पर्सन गोल घुमा देता है। अगर आप बाहर से कोई पर्सन आपको देखेगा तो वो पर्सन क्या बोलेगा? इस रस्सी में टेंशन टी डेवलप हो रही है और ये टेंशन टी को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, और ये जो पर्सन है, ये जो स्टूडेंट है, गोल घूम रहा है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, स्ट्रेट नहीं जा रहा तो गोल घूम गया तो कोई फोर्स की वजह से घूमा होगा, ये फोर्स टेंशन के बराबर, तो वो बोलेगा टेंशन टी -0 सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? जैसे आपको कोई पर्सन बोल रहा है कि तुम गोल घूमे, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया? तुम बोलोगे मैं बाहर जा रहा, मैं बाहर गया। जैसे आप बाहर की तरफ को जाओगे तो आप बोलोगे मेरे पे सेंट्रीफ्यूगल लगी क्योंकि बाहर धक्का मिला, और जैसे आप बाहर गए तो आपकी वजह से रस्सी में क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? मैं पूरी तरह से बाहर, मैं बिल्कुल आराम से यहाँ पर बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं बाहर गया रस्सी में उतनी टेंशन टी डेवलप होगी। आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाओगे, टी इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये पॉइंट है। अगर वो रस्सी को काट दिया जाए तो क्या होगा? यू विल बी फॉलिंग। बिल्कुल। और नीचे वाले पर्सन को देखा जाएगा, बोलेगा रस्सी काट दी, टेंशन 0 होगी, अब तू सर्कल में क्यों घूमेगा? तेरे पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही। कहानियां बच्चे से, ठीक है, तो ये कहानी है। हाँ श्योर है, अब आप पूछ सकते हो बच्चे। सर मैं बस यही पूछना चाहता था सर, आपने जैसे अभी आपने बोला, आपने जो आपके जो लेफ्ट राइट वाले हैंड में जो टेप है ना सर, जब आपने उसको गोल गोल घुमाया,
सर उसमें भी तुम्हें सर सेंट्रीफ्यूगल लगी फिर? बेटा बच्चे देखो, आप इसके अंदर से हर चीज के अंदर सेंट्रीफ्यूगल लगेगी। अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो बेटा हर जगह पे सेंट्रीफ्यूगल तो लगती है बच्चे, सेंट्रीपिटल भी लगती है। लेकिन हमको उस सिस्टम को ऑब्जर्व कहाँ से करना, क्योंकि अगर बच्चे हमारे नेचर को देखा जाए तो सर्कुलर मोशन हर एक जगह पे मौजूद हो सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन पे बैठ जाओगे तो वो बोलेगा मेरे पे बाहर सेंट्रीफ्यूगल लग रही है, अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से देखेंगे, बाहर से, तो हम बोलेंगे इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल है। तो बच्चे बहुत सारी चीजें अगर हम एनालिसिस करने पे आएंगे तो बच्चे शायद से हमारे लिए टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल होगी बच्चे, क्यों नहीं होगी आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगी, सेंट्रीपिटल भी लगेगी। या अब हमको ऑब्जर्व करना है शौर्य भी, ठीक है, तो हमको धीरे धीरे बट सर एक्यूरेट किसको लेते हैं सर, मतलब सेंट्रीपिटल को सेंट्रीफ्यूगल? क्योंकि सर दोनों सर मतलब सेम है, लेकिन बट सर कभी होता है ना सर, जैसे कोई अगर हमें कोई चीज करनी है तो उसमें मोस्टली इस्तेमाल क्या होती है सर? आपको अगर मैं बोलूं कि यू लव व्हाट मोस्ट, योर फादर और योर मदर, सर दोनों। और अगर तेरे को जरूरत पड़ती है तो तू किसकी मदद ज्यादा लेता है, एक्यूरेट किससे ज्यादा मदद लेता है? सर दोनों। दोनों से। तो पॉइंट बच्चे है जो तेरे पे कंफर्टेबल हो। तो सर्कुलर मोशन में आंसर तो सेम आ रहा है, इट इज अप टू यू, इट इज नॉट योर कॉल। आप बच्चे आप ये अब आपकी लाइफ है बेटा, ये अब आपका डिसीजन है, ये अब आपका डिसीजन है कि आप किस पॉइंट के ऊपर जाकर कंफर्टेबल होते हो। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि अब बात प्रैक्टिस की आएगी, आप किस में कंफर्टेबल हो, सेंट्रीपिटल में या सेंट्रीफ्यूगल के अंदर रिजल्ट। लेकिन हाँ, दोनों नहीं करने बच्चे, दोनों नहीं करने कि आपको 100 रुपीज की जरूरत है, मम्मी से भी मांग ले, पापा से भी मांग ले, तो बाद में पिटाई होगी कि लेने थे तो बच्चे एक ही से लेते, 2 से लिया तो इसका मतलब गलत काम किया। ऐसे अगर आपको फोर्स लगानी है, दोनों में से कोई भी एक मेथड उठा लीजिए जहां पर आपको लगता है कि आपकी सोच बिल्कुल एक्यूरेट है, आप कहां तक जाकर बढ़िया से काम कर पाते। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरी फिजिक्स है। अब आप अपने हिसाब से फिजिक्स को डिसाइड करो बच्चे, मेरी बात समझ रहे हो? आप अगर अपने हिसाब से डिसाइड करोगे तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत बढ़िया काम कर सकूं तो बच्चे सेंट्रीपिटल इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरे लिए सेंट्रीपिटल निकालना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है शौर्य? ओके सर। लेकिन ये आपका एक्सपीरियंस है, इट्स इज नॉट योर कॉल, ठीक है? ये भी कह दूं मैं, बाद में तुम बोलोगे सर आपने बोला था पर क्वेश्चन नहीं निकले। चलो सर, नेक्स्ट वन इज, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर हम समझते हैं आज नया चैप्टर बच्चे, और इस नए चैप्टर के अंदर आज हम यहाँ पर समझते हैं वर्क, या फिर बच्चे हमारे पास वर्क है, क्या क्या चीजें हमारे पास वर्क डन के अंदर आती हैं और क्या क्या बच्चे हमको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ये हम अगर ध्यान से करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। वर्क डन, वर्क डन बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, when, जब बच्चे हमारे पास when the object, जब बच्चे हमारे पास object is moved, when the object is moved, जब बच्चे हमारे पास एक object move करती है under the influence of the force, under the influence of the force, under the influence of some force, under the influence of some force, influence of some force, some force। यहां पर बच्चे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स, यानी कि हम किसी फोर्स की इन्फ्लुएंस के अंदर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बच्चे, कोई भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, सच दैट, कुछ इस तरीके से, such that the point of application, the point of application, जो point of application of the force, of the force, the point of application of the force also displaces, जो point of application of the force है वो बच्चे हमारे पास डिस्प्लेस करते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट भी बच्चे हमारे पास क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। When the object is moved,
under the influence of some force such that the point of application of the force also displaces the work. अब बच्चा हमारे पास क्या आता है, the work is said to be done by the force. The work is said to be done by the force. यानी कि इस फोर्स से हमारे पास क्या कहा जाता है बच्चे, एक वर्क डन कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी चीज है। मेरे पास यहाँ पर मान लिया जाए किसी ग्राउंड के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ, ये मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड है बच्चे, और इस ग्राउंड के ऊपर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ। ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे, सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे, ये देखिए फोर्स लगा रहे, यहाँ पर फोर्स हमारे पास F न्यूटन की लग रही है, और हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है, इस पॉइंट। थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच जाता है, आगे की तरफ, फोर्स लगाने की वजह से आगे की। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आगे पहुंच जाता है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आगे पहुंच जाता है, एक पॉइंट के ऊपर आपके पास पहुंच जाता है। ये फोर्स हमारे पास कहाँ पे लग रही थी, आपके पास इस ऑब्जेक्ट पे इस पॉइंट के ऊपर लग रही थी। और हुआ क्या, हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लग रही थी वो पॉइंट हमारे पास डिस्प्लेस कर गया। और वो कितना डिस्प्लेस कर गया बच्चे हमारे पास, मान लिया जाए कि वो पॉइंट मेरे पास यहाँ पर S डिस्प्लेस की, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई और जो फोर्स आपने अप्लाई की उनके बीच का एंगल हमारे पास कितना था, थीटा। उनके बीच का एंगल क्या था, थीटा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर वर्क डन क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पर वर्क डन क्या बोला जाता है, वर्क डन आपके पास यहाँ पर क्या बोला जाएगा, द वर्क इज डन व्हेन वी राइट डाउन द फोर्स। कौन सी फोर्स बच्चे हमारे पास, या फिर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, शाबाश कोई बच्चा बता दे, बोलो हमारे पास कौन सी है। आपके पास अगर ये F है तो इसका कंपोनेंट बच्चे डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग कौन सा आएगा, शाबाश, F cos theta. ये हमारे पास यहाँ पर F cos थीटा और मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, और मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट जो कि आपके पास यहाँ पर S है। तो वर्क डन हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, दिस इज F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय S, और दिस इज गिवन बाय Fs इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा। या फिर ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बताओ बच्चे, या फिर ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, Fs इंटू cos ऑफ थीटा। या फिर अगर हम देखें वेक्टर्स के अंदर, तो वेक्टर्स के अंदर Fs cos थीटा किसके बराबर है, शाबाश बता दो, F डॉट S के बराबर। ये हमारे पास किसके बराबर है, F डॉट S के बराबर है। तो जो वर्क डन है हमारे पास, यानी कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास F cos थीटा इंटू S है, या Fs cos थीटा, या सिंपल F डॉट S, ये हमारे पास वर्क डन है। और रिमेंबर एक्चुअल के अंदर यहाँ पर लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसकी होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का, वो बच्चा हमारे पास डिस्प्लेस होना चाहिए। जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है एक्चुअल में वो डिस्प्लेस होना चाहिए। ये छोटा सा पॉइंट मैक्सिमम बुक्स के अंदर मिसिंग है, लेकिन जो बहुत अच्छी बुक्स हैं जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिक्लेयर आप बहुत बढ़िया से समझाती हैं, वो बताती हैं कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट किसकी होनी चाहिए, जिस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो। अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस करेगा तो वर्क डन माना जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर वर्क डन नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपके पास P था, और एक्चुअल के अंदर ये P पॉइंट जो था वो हमारे पास डिस्प्लेस किया है थ्रू द डिस्टेंस S, और हमने हमेशा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है, वो कंपोनेंट बच्चे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट के अलाउ।
अगर ऐसा कोई कंपोनेंट आपको नहीं मिल रहा है तो आपको ये बोलोगे कि भाई यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर है, 0 के बराबर। चले, सो हमारे पास ये आ गया पहली चीज। नेक्स्ट वन, जो वर्क डन आई आपके पास, आप उसको क्या बोलोगे? नंबर 1 यूनिट्स। अगर यूनिट्स की बात की जाए बच्चे तो हमारे पास आ जाएगा केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका कॉमन नेम बच्चे हमारे पास यहाँ पर जूल, जिसको कई टीचर जौल भी बोलते, जौल, ठीक है, 1 जौल का वर्क डन हो गया। तो ये बच्चे हमारे पास जौल भी होती है आपके पास। और अगर देखा जाए बच्चे हमारे पास तो इसके लिए एक और यूनिट होती है, और 1 जौल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। और अर्ग किसके अंदर की यूनिट है बच्चा हमारे पास? सीजीएस यूनिट। ये हमारे पास एक सीजीएस यूनिट भी बच्चे हमारे पास आ जाती है। और भी कई चीजें, जैसे इसके नेचर या डायमेंशन निकाल लेते हैं। चलो नेचर से पहले इसके डायमेंशंस किसके बराबर है? ml2 t-2 नेचर। अगर हम बात करें इसके नेचर की तो इसकी नेचर क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी, या हमारे पास क्या है बच्चे? एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, इफ अ फोर्स, अगर मेरे पास फोर्स लग रही है इज ऑफ 10 न्यूटन applied on a body, and, और बच्चे हमारे पास the body displaces, यहाँ पर ये बॉडी डिस्प्लेस कर जाती है बाई आपके पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर जाती है। व्हाट इज द वर्क डन? आपको यहाँ पर वर्क डन बताना बच्चे। व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज, when the angle between the force and the displacement is, number 1 theta is equal to 60 degree, number 2 theta is equal to 30 degree, number 3 theta is equal to 120 degree, and number 4 theta is equal to 90 degree। जी निकालें बच्चे। सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कौन बच्चा बताएगा मुझे? ये मेरे पास आएगा 10, 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 की पावर -2, और cos ऑफ 60 मेरे पास हाफ हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर वर्क डन कितने के बराबर आ जाएगा? 0.4 जॉल। लग गया पता? ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये cos 60। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर 10, और आपके पास 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, cos ऑफ 30 डिग्री। cos 30 कितने के बराबर होता है? √3/2। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.4 √3 जॉल आ जाएगा। 120 डिग्री फोर्स डिस्प्लेसमेंट, cos 120 कितना होता है? -0.4 जूल। और नेक्स्ट है, लास्ट है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपके पास 10 इंटू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, cos ऑफ 90। बताओ cos ऑफ 90 किसके बराबर आ जाता है? 0 के। 0। तो ये चीज है। इस पूरी डिस्कशन से मुझे एक पॉइंट तो क्लियर हुआ, और वो पॉइंट ये क्लियर हुआ कि वर्क डन 3 तरीके के हो सकते हैं। बताओ 3 तरीके से कौन कौन से हो सकते हैं? या तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या फिर बच्चे 0 हो सकता है। पर इसका मतलब क्या होता है? मैं इसका मीनिंग आपको समझा रहा हूं जो आगे जाकर भी क्लियर हो। नंबर 1, इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। जब वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल इंक्रीज, the kinetic energy of the body will increase। जो बॉडी है बच्चे उसके काइनेटिक एनर्जी में आपको चेंज नजर आएगा, इंक्रीज नजर आएगा। जब वर्क डन हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी हमारे पास? बताओ। ये बच्चे हमारे पास डिक्रीज,
ये डिक्रीज हो जाएगी। और लास्ट वन है बच्चे हमारे पास, अगर 0 वर्क डन हुआ तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या रहेगी, ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, ये आपके पास क्या रहेगी, ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। ये बच्चे कांस्टेंट रहेगी। जो काइनेटिक एनर्जी जैसी है ये हमारे पास वैसी रहेगी, ये हमारे पास जैसी है ये हमारे पास वैसी रहेगी, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आज का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बना, मेरे पास आज का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बना कि मेरे पास यहाँ पर वर्क डन 3 तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चे हमारे पास वर्क डन 3 तरीके के हो सकते हैं। सो वी हैव द वर्क डन, और वर्क डन बच्चे हमारे यहाँ पर हमारे पास वर्क डन 3 तरीके के हो सकते हैं। सो वर्क डन, ये भी बात बता दूं जो बच्चे बायो वाले बेटा, जो आपका बायो का टेस्ट आया था नीट का, उसमें से 88 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से थे, 90 में से 88 क्वेश्चन। ये भी मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर 88 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे और वो मतलब कि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। तो जो बच्चे मेडिकल के बेटा, एनसीईआरटी बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। कॉन्सेप्ट क्या बना कि हमारे पास यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर हो जाता है, आपके पास यहाँ पर वर्क डन हमारे पास किसके बराबर है, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये हमारे पास नेगेटिव होगा या फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वर्क डन हमारे पास, वर्क डन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोलेंगे या तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, या फिर हमारे पास ये वर्क डन यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन कि वर्क डन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। और या फिर हमारे पास ये वर्क डन बच्चे आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, या फिर हमारे पास ये वर्क डन बच्चे आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा, एक मिनट, या फिर ये वर्क डन बच्चे हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। और इन तीनों के हमारे पास अपने अपने मतलब आ जाते हैं, अपने अपने मतलब है। अगर कहीं पर कोई टीचर बोल रहा है कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो यानी कि वो फोर्स जो सिस्टम पे लग रही है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहती है। अगर नेगेटिव वर्क डन है तो वो जो फोर्स है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना चाहती है। और वर्क डन अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी को ना तो करना चाहती है ना डिक्रीज करवाना चाहती है। ओके, ये तो बच्चे हमारे पास चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए, इसके बहुत सारे आपके पास टिपिकल केसेस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल है, ये बॉल बच्चे अगर मैं रिलीज करता हूँ ऊपर से, एक हाइट से नीचे की तरफ को रिलीज करता हूँ, बताओ क्या हो जाएगा। अगर ये बॉल बच्चे ऊपर से नीचे की तरफ को रिलीज हो जाती है और ये बॉडी नीचे आ रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहां पर लग रही है बच्चे बताओ जरा, नीचे की तरफ। डाउनवर्ड यही बॉल बच्चे हमारे पास अगर नीचे से ऊपर की तरफ हो जाए, यही बॉल बच्चे अगर आपके पास नीचे से कहां पर जाए, ऊपर की तरफ हो जाए, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ को लग रही है, और हमारे पास यही बॉल बच्चे हमारे पास अगर मान लिया जाए हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करे किसी सरफेस के ऊपर, या हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करे किसी रफ सरफेस के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर, या हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करे या हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करे, देखिएगा तो हमारे पास इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो कहां पर लग रही है, नीचे की तरफ को लग रही है। हमारे पास पहला केस जहां पर मोशन आपके पास नीचे की तरफ है और फोर्स भी आपके पास नीचे की तरफ है, और नीचे आती चीज की स्पीड बढ़ती जाती है कि कम होती जाती है, बताओ। यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री के बराबर, तो वर्क डन पॉजिटिव। यहाँ पर ये बॉल मोशन अपवर्ड कर रही है और फोर्स आपके पास कहाँ की तरफ को लग रही है, शाबाश बताओ बच्चे, डाउनवर्ड। यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 180 है। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती रहती है, ऊपर जाती रहती है।
और फिर लास्ट पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है और आपके पास मोशन इसके परपेंडिकुलर लग रही है, तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल कितने के बराबर है, 90। अब ग्रेविटी यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर इसकी जो मोशन है ना तो इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकती है ना डिक्रीज। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास ये 3 अलग अलग केसेस हैं और ये केसेस आपके आसपास हर जगह पे मौजूद, जिसके अंदर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो वर्क डन है वो आपके पास अलग अलग सिचुएशन के अंदर जो फोर्सेस कर रही है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो। क्वेश्चन, अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, what is the angle for maximum work done? What is the angle for maximum work done? अगर मुझे मैक्सिमम वर्क डन करना है तो बताओ एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। 0 डिग्री, बिल्कुल सही है, 0 डिग्री। और क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल फॉर मिनिमम वर्क डन? 90 ना, गलत बात, सर, 180। 180. यहाँ पर बच्चा फंस जाता है। व्हाट इज द आपके पास एंगल फॉर मिनिमम, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव 0 से भी छोटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। ये पॉइंट भी मुझे क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फिर एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आपको स्कूल में आ जाता है बच्चे, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन by the pulley against the gravity, by the pulley against the gravity, against the gravity, against the gravity, when he is taking the luggage, is taking the luggage, ये बच्चा हमारे पास लगेज को आपके पास टेक कर रहा है on his head and walking horizontally, and walking बच्चे हमारे पास यहाँ पर horizontally, यानी कि हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा केस है बच्चे, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा केस है कि मान लिया जाए बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर एक कुली और ये कुली बच्चा हमारे पास अपने सर पे एक सामान इसने पकड़ा हुआ, बच्चा हमारे पास ऐसे कर, यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसने सर के ऊपर बच्चा हमारे पास यहाँ पर सामान को पकड़ा हुआ, ये बच्चे इसके सर पे सामान है, ये बच्चा हमारे पास इसने सर के ऊपर सामान को ढोया हुआ बच्चा आपके पास, ठीक है। और ये जो पुलिया बच्चे ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहे हैं और इस सामान पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ की तरफ को लग रही है, नीचे की तरफ को लग रही है। और यहाँ पर ये पर्सन कहाँ की तरफ को ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ को ट्रेवल कर रहा है। यह हॉरिजॉन्टली बच्चा हमारे पास कहाँ की तरफ को ट्रेवल कर रहा है, बच्चे आगे की तरफ को ट्रेवल कर रहा है। तो अगर ये पर्सन बच्चा हमारे पास आगे की तरफ को ट्रेवल कर रहा है, इसकी मोशन आगे की तरफ को चल रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ को लग रही है, तो बताओ इस पर्सन ने, इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस पर्सन ने बच्चा हमारे पास कितना वर्क डन, शाबाश, 0। यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है और मोशन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, द वर्क डन इज 0। आपके पास जो वर्क डन है बच्चे वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0। लेकिन फिर भी बच्चे हम इस कुली को सामान उठाने के पैसे देते हैं। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर इसका जो वर्क डन हुआ है बच्चे वो ग्रेविटी से तो 0 है लेकिन फ्रिक्शन की वजह से 0 नहीं। जो कुली है, क्योंकि यहाँ पर फिर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुली का वर्क डन क्या है, 0 है, तो फिर कुली को आप क्यों सामान उठाने के पैसे देते हो। रीजन बहुत सिंपल सा बच्चे, क्योंकि जो कुली है आपके पास वो फ्रिक्शन वाली सरफेस पे ट्रेवल कर रहा है, उसको उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं
और इसकी वजह से बच्चे उसका एक वर्क डन आता है। तो यहाँ पर एक और छुपा हुआ पॉइंट है कि यहाँ पर जमीन के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ये एफर्ट लगाता है और इसी एफर्ट के अंदर इसका जोर लगता है और इसी वजह से बच्चे, क्योंकि आपके सर पे सामान होगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, जिसको ओवरकम करने के लिए ये वर्क डन अप्लाई करता है और इस वजह से आपको इसको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक, पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? पॉइंट करते हैं आगे की तरफ, बड़ी सिंपल सी चीज। अब बच्चे हमको यहाँ पर तय करना पड़ेगा कि मुझे जो भी बच्चे यहाँ पर वर्क डन आते हैं उसके बारे में छोटी मोटी सिचुएशन को मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कैसे? मान लिया जाए बच्चे हमारे पास यहाँ पर फिर एक एग्जांपल है, एग्जांपल से चीजें समझ में आती हैं। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल थीटा के बराबर है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्या फोकस करना, बड़ा आराम से आप चलो, ये एंगल भी मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, 30 डिग्री फ्रिक्शन लेस है, इसमें किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही, यहाँ पर ये फ्रिक्शन लेस है और ये मास मेरे पास है यहाँ पर 6 kg और ये मास बच्चे हमारे पास नीचे ट्रेवल कर गया और ये नीचे ट्रेवल कर गया, मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नीचे ट्रेवल कर गया। कौन बच्चे? ये 6 kg। मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब बताओ बच्चे, जो ग्रेविटी है बच्चे हमारे पास वो तो नीचे लगती है, लेकिन जिस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही, जिस पॉइंट पे बच्चा आपके पास ये फोर्स लगेगी जिसकी वजह से बच्चे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो फोर्स आपके पास कौन सी हो जाएगी? 6G into sin of 30 डिग्री। क्या नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई वर्क डन होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या बच्चा हमारे पास यहाँ पर 6G आपके पास cos of 30 की वजह से वर्क डन होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों वर्क डन जो होंगे बच्चे ये 90 डिग्री की वजह, फोर्स की वजह से हो रही है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के, इसके आपके पास डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ये भी बच्चे, तो ना तो इसकी वजह से कोई वर्क डन होगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा, और इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी क्या हो जाएगा? शाबाश बताओ बच्चे, जीरो वर्क डन। सो हमारे पास जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, और इसकी वजह से वर्क डन हो जाएगा। क्यों बच्चे? याद रखना, एक सिस्टम में जितनी फोर्सेस आपको नजर आती हैं सबकी वजह से वर्क डन होता है। आप किसी फोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा भाई कहीं ये इन्वॉल्व तो नहीं हो रही है। तो 6G sin of 30 डिग्री, 6G sin of 30 डिग्री का वर्क डन अब बताओ कितने के बराबर होगा जी? कोई बच्चा बता दे। ये मेरे पास आ जाएगा 6G sin 30 और मल्टीप्लाइड बाय बच्चे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है? 0.1। जी बताए कोई बच्चा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि 60/½ मल्टीप्लाइड बाय 0.1, कितने का वर्क डन हुआ? शाबाश बताओ, 3 जूल का वर्क डन। हमारे पास कितने का वर्क डन हो गया बच्चे? हमारे पास यहाँ पर वर्क डन हो गया 3 जूल का। कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है? नहीं यार, बड़ा आसान। अब एक बात बच्चे आपने, अब मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी धीरे धीरे बहुत ही रहनी चाहिए। आज मैं आपको बच्चे कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ वर्क डन का, आज आपने सिर्फ सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर फोकस करना। हाँ, फ्रिक्शन की डीपीपी आज आपको मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी आपको। आपने उस फ्रिक्शन के क्वेश्चंस का प्रिंट आउट वगैरह जैसे भी आपने करना वो आपने निकलवा लेना, और फिर बच्चे उसके डाउट्स वगैरह हम जो है बच्चे इसी हफ्ते के अंदर फ्रिक्शन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक डाउट सेशन भी रखेंगे। प्लीज बच्चे अब आपने ब्रेसअप कर देना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके होने चाहिए, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए, और वो होंगे भी। आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूजन उनको पता ही नहीं है कैसे करना। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, और हिम्मत से क्वेश्चन करते रहना। एक और चीज, मैथमेटिक्स ओलंपियाड भी बच्चे आपके पास निकल चुका है, और मैथमेटिक्स ओलंपियाड बच्चे जो बच्चा भरना चाहता है वो बच्चा भर सकता है, और ये पहले PRMO होगा, फिर RMO होगा,
और फिर बच्चे नेशनल लेवल पर, तो उसके ऊपर भी बच्चा ध्यान दे सकते। जी हर्षुल बोलो बेटा। सर मैंने आपको एक पिक सेंड की थी कल। बेटा हो सकता है बच्चे कि आपने पिक सेंड की हो, कल मैं थोड़ा सा नीट के पेपर में बिजी था बच्चे, आया ना, तो कल मैं नीट का पेपर कैसा था, जो पुराने बच्चे थे उनके आंसर की डिस्कस करना, मैं उसके अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है बच्चे, तो आज मैं देख लूंगा उसको। ठीक है ओके सर। कल लेकिन प्रोजेक्टाइल का टेस्ट है, इसी टाइम होगा बच्चे, और बच्चे आपने तैयारी करनी है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पक्का मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फोन ना उठाऊं मैसेज कर दें। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर बच्चे, अपना ध्यान। सर। थैंक यू सर।